अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे बिल्किस बानो जी का जो केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 दोषी हैं उनको बोला है कि भाई एक काम करो, तुम वापस जेल में रिपोर्ट करो। तो क्या सीन क्या था, मतलब कैसे उनका पहले रिहा कैसे हुए वो, फिर सुप्रीम कोर्ट को अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको बोला कि तुम दोबारा जेल में आ जाओ। क्या मतलब सही है, मैं आपको मोटा मोटा सारा इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्किस बानो जी का केस के बारे में सब लोगों को पता है, ज़्यादातर जिनको नहीं भी पता वो थोड़ा बहुत नेट पे आपको मिल जाएगा। तो बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ था उसके लिए 11 लोगों को सज़ा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। ये जो केस हुआ था ये 2002 में क्राइम हुआ था। और ये जो ऑर्डर पास हुए थे, उनकी रिहाई के ऑर्डर पास हुए थे, ये अभी अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर पास हुए थे। अब ये कैसे रिहाई होती कैसे है और क्या इसके पीछे लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दो आर्टिकल है। 72 क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी को भी ग्रांट, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव टू अ कन्विट। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति हमारे देश का किसी भी गुनहगार को माफ़ी दे सकता है। और यही पावर आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास होती है, स्टेट के गवर्नर के पास ये पावर 161 आर्टिकल के तहत होती है, यानी कि गवर्नर भी माफ़ कर सकता है 161 आर्टिकल के अंदर किसी भी गुनहगार को। अब ये सॉवरेन पावर्स है, यानी कि सॉवरेन पावर्स का मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर है, हेड ऑफ द यूनियन के पास ये पावर है और स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है। लेकिन ये पावर कैसे यूज़ होती है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से इस पावर का यूज़ करके प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में और गवर्नर आर्टिकल 161 में किसी को माफ़ी दे सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के सेक्शन 432 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है जिसमें मे रेमिट द होल और पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच अ कॉन्विक्ट हैज़ बिन सेंटेंस्ड। या तो पूरी तरह से माफ़ कर दे या कुछ पार्ट के लिए माफ़ कर दे, बस कुछ सज़ा के किसी पार्ट के लिए उसको माफ़ कर दिया जाए या किसी आगे स्टेज के लिए उसे माफ़ कर दिया जाता है। ये आर्टिकल, ये सेक्शन 432 सीआरपीसी के अंदर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद में क्या होता है, उम्र कैद में कम से कम आपको 14 साल जेल में बिताने के बाद, कम से कम 14 साल अगर आप जेल में रह लोगे, उसके बाद सेक्शन 433A के तहत आपको माफ़ी दी जा सकती है। लेकिन पहले आपको कम से कम 14 साल तो जेल में बिताने ही पड़ेंगे, ये लॉज कहते हैं हमारे देश के। अब बिल्किस बानो जी के जो गुनहगार थे उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे पहले छूटे और कैसे अंदर हुए, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 11 बंदे थे गुजरात में। मार्च 2002 में इन्होंने अपना अपराध किया। अब इनका जो ट्रायल था सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रायल महाराष्ट्र को शिफ्ट किया था। महाराष्ट्र को वो ट्रायल, ये केस कहाँ हुआ, गुजरात में। ट्रायल शिफ्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पास 2004 में। और 2008 में सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने, 2004 में महाराष्ट्र के पास ये केस जाता है और 2008 में सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों को सज़ा सुनाई। इन 11 लोगों को 2008 में सज़ा सुनाई गई। अब हुआ क्या, इनमें से जो एक गुनहगार था जिसका नाम है राधेश्याम शाह, राधेश्याम शाह ने क्या किया, 2022 में वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप गुजरात सरकार को वो डायरेक्शंस दीजिए जिससे कि वो हमें स्टेट की रेमिशन जो पॉलिसीज़ होती हैं, स्टेट की रेमिशन पॉलिसी 1992 में गुजरात सरकार के पास एक रेमिशन पॉलिसी थी 1992 में। तो राधेश्याम जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलते हैं कि आप गुजरात सरकार को आदेश दीजिए कि उस रेमिशन पॉलिसी के तहत हमको रिहा कर दिया जाए। वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स, राधेश्याम शाह, मूव्ड सुप्रीम कोर्ट इन 2022 सीकिंग डायरेक्शंस टू द गुजरात गवर्नमेंट टू कंसीडर हिज रेमिशन एप्लीकेशन। उन्होंने एक रेमिशन की एप्लीकेशन लगाई जो कि वो चाह रहे थे कि स्टेट्स रेमिशन पॉलिसी 1992 के तहत उस चीज़ को नोटिस में लिया जाए। अब आर्ग्यूमेंट क्या थी कि जब उन्होंने ये अपराध किया था, उनका ये कहना था कि 2002 में मैंने ये अपराध किया था, 2002 में जो अपराध हुआ था और उसकी सज़ा हमें 2008 में मिली थी ट्रायल कोर्ट के तहत, उस समय ये जो पॉलिसी थी ये फोर्स में थी। हमारे कानून में ऐसा कहा जाता है कि जब आपने कोई अपराध किया है उस समय और जब आपको सज़ा सुनाई गई है उस समय जो कानून होगा आपको उसके तहत सज़ा सुनाई जाएगी। तो इनका ये कहना था कि ये जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी थी गुजरात सरकार की, ये उस समय लागू थी जिस समय हमने अपराध किया था। आज वो चीज़ लागू नहीं है, लेकिन जब हमने वो अपराध किया था तब वो चीज़ लागू थी, तो उसके तहत हमारी सुनवाई हो ही जाए। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील रखी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बोला कि भाई इनकी जो एप्लीकेशन है इसको सुना जाए, इसको देखा जाए और 1992 की पॉलिसी के तहत इस पर कार्रवाई की जाए। अब इसमें गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी बैठी जिसको हेड किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। उन्होंने रिकमेंड किया कि इन 11 लोगों को छोड़ दिया जाए, इन 11 लोगों को प्री मैच्योर इनकी रिहाई कर दी जाए। तो ये मोटा मोटा ये जो केस हुआ था वो ऐसे था कि 2002 में केस हुआ, 2002 में केस होने के बाद 2004 में महाराष्ट्र के पास ये केस गया, 2008 में सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई और उसके बाद अब 2022 में राधेश्याम शाह जो एक अपराधी था उसमें उसने कहा कि भाई मेरे को अब हमें रेमिशन पॉलिसी जो स्टेट की उस टाइम 1992 की पॉलिसी थी उसके तहत हमको रिहाई दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से ये बोला कि भाई इनकी बात सुनी जाए और उस समय की पॉलिसी के हिसाब से इनको रिहाई दी जाए। उसके बाद जब ये डिसीजन हुआ तब एक गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी बैठी जिसके हेड एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे। उन्होंने उन 11 लोगों की रिहाई के लिए रिकमेंड किया और ये अगस्त 2022 में इन 11 के 11 को बाहर निकाल दिया गया जेल से, जो कि बहुत वीडियोज़ भी वायरल हुई थी और आप सबने देखा ही था। अब उसके बाद इशू क्या हुए, दिक्कत क्या आई, फिर इनको बाहर निकालने के बाद दोबारा इनको जेल के अंदर बुलाना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये क्या चक्कर है, इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें कुछ लीगल और मॉरल क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्या है, सीआरपीसी क्लियरली ये बात बोलती है, सीआरपीसी क्लियरली कहती है दैट द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसीडरिंग द रेमिशन एप्लीकेशन शुड हैव बिन महाराष्ट्र वेयर द सेंटेंसिंग हैपेंड एंड नॉट इन गुजरात। अब जो रेमिशन पॉलिसी के तहत ये जो हम कहा जाता है सीआरपीसी के तहत ये कहा जाता है कि तुम वही स्टेट गवर्नमेंट तुमको रेमिशन के लिए आगे एक रिकमेंड करेगी या वही इस पे एक्शन लेगी जिसने तुमको सज़ा सुनाई है, जिस जगह तुमको सज़ा सुनाई गई है, ना कि उस जगह जहाँ तुमने अपराध किया है। उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सज़ा जहाँ सुनाई गई है और जिसने सुनाई है वही तुम्हारी रेमिशन के लिए आगे कार्रवाई करेगा। अब यहाँ क्या हुआ था, सज़ा तो इनको महाराष्ट्र ने सुनाई थी लेकिन रेमिशन का काम किया गुजरात गवर्नमेंट ने, तो यहाँ थोड़ा लीगल एक दिक्कत हुई थी। एक चीज़ ये आई थी सामने, दूसरी क्या थी, ऑल्सो द लॉ रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ द प्रिसाइडिंग जज of the convicting court to be obtained before considering the remission petition which was not followed in this case। मतलब जिस जज ने तुमको सज़ा सुनाई गई थी उस अभी अगर तुम उनको रिहा कर रहे हो तो उस प्रिसाइडिंग जज की तुम्हें रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, उसकी भी रिकमेंडेशन लेके तभी तुम आगे कोई फैसला लोगे, जो कि इस केस में नहीं हुआ था। जब गुजरात गवर्नमेंट ने इनको रिहाई दी थी तभी इस केस में चीज़ नहीं हुई थी। अब लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 केस था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड बताए थे जिसके तहत हम रेमिशन को कंसीडर कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज इज़ वेदर द ऑफेंस इज़ एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट सोसाइटी। वो एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम होना चाहिए जिससे सोसाइटी को कोई भी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। पर जो बिल्किस बानो जी के साथ हुआ वो कोई इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम था नहीं, वो पूरी सोसाइटी के लिए क्राइम था, वो बहुत बड़ा क्राइम था जिसके बारे में आप सबको पता है। तो वो इस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया कि वो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम नहीं था उनकी रिहाई से पहले, तो यहाँ भी थोड़े सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 का ये केस है, यहाँ पे बोला था कि हेल्ड अ कन्विक्ट सर्विंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट डज नॉट हैव अ राइट टू बी प्री मैच्योरली रिलीज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स इन जेल एंड दैट रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड ओनली ऑन अ केस बाय केस बेसिस। इस केस में संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि 14 साल अगर तुमने जेल में बिता लिए तो इसका मतलब तुम्हें राइट है कि अब तुम्हें 14 साल हम छोड़ ही देंगे। अब ये होता है ना, ज़्यादातर मानते हैं कि उम्र कैद का मतलब है 14 साल के लिए तुम जेल में रहो फिर तुम्हें निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज़ बोली कि ऐसा कोई राइट नहीं है कि 14 साल जेल में रहने के बाद तुमको बाहर निकाल लिया जाएगा, ये केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी। संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 के केस में ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इस डिसीजन के बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी इशू की थी 2013 फरवरी में। उस एडवाइजरी में क्या बोला था कि रेमिशन शुड नॉट बी ग्रांटेड इन अ होल सेल मैनर। कोई भी होल सेल मैनर में हम रेमिशन ग्रांट नहीं करेंगे कि एकदम ठोक के भाव में हम बाहर निकालना शुरू, ऐसा नहीं करेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2013 में गाइडलाइन बनाई, किसके बाद, इस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये गाइडलाइन आई। अब गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन पॉलिसी 2014 में रिवाइज करी, जो उनकी 1992 की रेमिशन पॉलिसी थी जिसके तहत राधेश्याम जी ने अपील डाली कि हमें इस पॉलिसी के तहत हमें बाहर निकाला जाए। वो 2014 में गुजरात गवर्नमेंट इसको चेंज कर चुका था, और चेंज कैसे करा था, इसी एडवाइजरी के तहत। एंड एक्सप्लिसिटली बार्ड रेमिशन फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर।
जो गुनहगार रेप और मर्डर के केस में अंदर है उसको 14 साल बाद इस पर नहीं रिहाई दी जाएगी। ये गुजरात सरकार ने 2014 में एडवाइजरी बनाई थी, 14 साल बाद उसे रिहाई नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे कि राधेश्याम जी को तो फिर रिहाई दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी क्योंकि मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि जिस समय आपने क्राइम किया है उस समय जो पॉलिसी थी उसके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जब ये क्राइम हुआ था उस समय 1992 की पॉलिसी थी और ये पॉलिसी 2014 में चेंज हुई है, लेकिन उन्होंने क्राइम तो 2014 से पहले किया था। इसीलिए गुजरात सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको 1992 की पॉलिसी के तहत रिहाई दी थी। लेकिन दिक्कत जो सामने आई थी वो अभी मैं 2-3 इसमें बता दी और 2-3 आगे भी आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इंस्टेंट रेमिशन वॉज ग्रांटेड बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ 92, जो मैंने आपको बताया 1992 की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें इंस्टेंट रेमिशन दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे वो था टेक, सुप्रीम कोर्ट उस समय कहाँ था जब रिहाई दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैटेगोरिकली हेल्ड दैट गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसीडर द रेमिशन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है गुजरात गवर्नमेंट के पास तो ये राइट ही नहीं है, गुजरात गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ही नहीं जो इस चीज़ को आगे, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये सज़ा तो महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, सीबीआई ट्रायल कोर्ट महाराष्ट्र में था जब ये सज़ा सुनाई गई थी, तो ये तो महाराष्ट्र के ऊपर है ना इस चीज़ को, इनको रिहाई देना ही नहीं देना। गुजरात सरकार के पास तो ये पावर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज़ ये बोली। फिर उन्होंने ये बोला इट हेल्ड दैट मई 2022 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट that asked the Gujarat government to consider the remission petitions was obtained through fraud and suppression of facts before the court। कोर्ट कह रही है जब मेरे पास मई 2022 का जो ऑर्डर लागू हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से कहा था कि भाई तुम इनको 92 के पॉलिसी के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाओ, इनके रेमिशन के बारे में देखो, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मेरे सामने तो झूठे फैक्ट आए थे, मेरे को इन्होंने तो फ्रॉड से जजमेंट पास करवा ली, इन्होंने मेरे को आधी बातें तो बताई नहीं थी। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि भाई तुम्हारे पास कोई आता है तुम्हें आधी बातें बता रहा है और तुमने उस पर जजमेंट भी सुना दी, तो भाई थोड़ा तो इतना तो शायद मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे वो तथ्यों की जांच अच्छे से करे। अब ये जाके जांच हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम इतना टाइम तो हो गया ना, जिस बंदे के ऊपर बीती थी और जिसको दिखा कि भाई उसके अपराधी बाहर घूम रहे हैं उसको तो मेंटल जो ट्रॉमा झेलना पड़ा वो तो अलग ही लेवल का था। तो ये चीज़ पहले थोड़ा होनी चाहिए थी, बट चलो लेट भी हुई, लेकिन इस पर आगे भी ये सोचना चाहिए कि ये पहले भी होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्रॉड से और फैक्टों को दबा के मेरे से वो जजमेंट ली गई। हैंस इट हेल्ड दैट मई 2022 ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत ऑर्डर था। अपने ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो गलत था क्योंकि वो फ्रॉड से लिया गया था हमसे। It held that appropriate government for considering the remission petition in instant cases Maharashtra and it may consider their petition in accordance with law and guidelines laid down by the court। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिसके पास ये पावर है ना इसको रिहा करने के इन लोगों को, वो महाराष्ट्र के पास है, गुजरात के पास नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 लोगों को बोला है कि भाई काम करो, वापस जेल में आ जाओ। तो अब जाके बिल्किस बानो जी का जो एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई मेरे को अब अच्छा लगा है कि अब जाके मैं मेरे चेहरे पे स्माइल आई है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उससे पता चलता है कि वो किस ट्रॉमा से वो गुजरी होंगी उस दौरान जी। उनके अपराधियों को ऐसे रिहा कर दिया गया, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्रॉड के तहत किया। बट इस जजमेंट से तो सामने हो गया कि सच कुछ टाइम बाद सामने आ ही जाता है। तो जस्टिस अब इस तरह से पूरी तरह से हमारे सामने जस्टिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काम किया, इस पर एक्शन अच्छा लिया, तुरंत एक्शन लिया। तो हमारे देश का कानून कोई कमज़ोर कानून नहीं है। अगर हमारे देश के पास सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्य और कोई भी फैक्ट अगर टाइम से पहुँचे और सही पहुँचे तो हमारे देश का कानून हमेशा जस्टिस ही करेगा। इस लेवल का हमारा कानून है और इस केस से ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये बिल्किस बानो जी का जो केस था मोटा मोटा ऐसे उनकी रिहाई हुई और ऐसे वो अंदर आए। अब बिल्किस बानो जी का केस क्या था और क्या क्राइम था क्या नहीं था, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, वो सब पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ऑलरेडी है। बस मैं आपको एक लीगल लूप होल दिखा रहा था कि कैसे वो लोग बाहर निकल के आ गए और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको अंदर आने का आदेश दे दिया और किस तरह से गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और रेमिशन पॉलिसी क्या कहती थी कि जिस समय अपराध होगा उस समय की पॉलिसी देखी गई, 92 की पॉलिसी। और यही हमारे देश का कानून है, जब आपने क्राइम किया है उस समय जो कानून उस समय फोर्स में होगा उसके तहत आपको सज़ा सुनाई जाएगी। भले ही वो बाद में कितनी बार भी कानून बदलता जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जिस समय क्राइम किया था उस समय का कानून देखा जाएगा। बट ये भी कोई ऐसा एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, इस पर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करती रहती है। तो ये था मोटा मोटा लॉज हमारे जो रेमिशन का वो था सारा
कि बिल्किस बानो जी का केस में कैसे अंदर कैसे बाहर दोबारा ये सब स्टार्ट हुआ और कैसे ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे इस चीज़ पे रोक लगा के इस चीज़ को अच्छे से हमारे सामने पेश किया। थैंक यू।